नमस्कार। एक 22 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 14 मार्च 1998 रात्रि 10:12 पर इनका जन्म हुआ है। कुंडली में ग्रहों के बारे में बताएंगे, कौन सा ग्रह बैठकर कहाँ क्या फल देता है, दशाएं क्या चल रही हैं और आने वाले 3 से 4 वर्ष तक की प्रेडिक्शन देने का पूरा प्रयास हमारा इस वीडियो में रहने वाला है। और आपने जो सवाल पूछे हैं उनके बारे में भी हम इसमें जवाब और उपाय देंगे। ये कुंडली तुला लगन की कुंडली है और तुला लगन के मालिक शुक्र होते हैं। शुक्र तुला लगन अपने आप में एक बैलेंसिंग लगन है ये चर राशि का लगन। लोग बाग दार्शनिक किस्म के होते हैं, लंबी और दूर की सोच रखने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी ये चर लगन होने के कारण अपने पथ से भटक जाते हैं, यानी व्यक्ति के जीवन में भटकाव की स्थिति आ जाती है। लगन के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव है। बृहस्पति एकमात्र ऐसा शुभ ग्रह है, वो जिस भाव को दृष्टि देता है उससे संबंधित फल को बढ़ा देता है। अब बृहस्पति यहाँ जब लगन को 9वीं दृष्टि देते हैं तो ये मान सम्मान के लिए स्थिति ठीक है, हेल्थ के लिए ठीक है और आयु के लिए सही मानी गई है। अब बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। बहुत मुख्य ग्रह है इस कुंडली में चंद्रमा। चंद्रमा मानसिकता का प्रबल कारक कहलाता है। आपकी मानसिकता कैसी है, आप मन से कितने मजबूत हैं, ये सब चंद्रमा पर निर्भर करता है। बाकी चंद्रमा इस कुंडली में दशम भाव का मालिक भी है। दशम का मालिक 12वें घर में पहुंचे, प्रोफेशनल लाइफ में सेटलमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। व्यक्ति को अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सेट करने में समस्याएं आएंगी। लेकिन जब चंद्रमा बैठे दशम का मालिक होकर 12वें घर में, तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर स्थान पर जाकर तरक्की कर लेता है। टूर से, ट्रैवलिंग से, दूर स्थानों से जुड़कर जाकर अपने प्रोफेशनल लाइफ को जमा लेता है। अब चंद्रमा है मानसिकता का कारक। चंद्रमा जब जब कुंडली के 6, 8, 12 त्रिक भावों में, यानी 6, 8, 12 इन त्रिक भावों में बैठा है, तब तब चंद्रमा व्यक्ति से संघर्ष कराएगा। शास्त्र कहता है 6, 8, 12 का चंद्रमा व्यक्ति की जीवन में जो भी चीज़ देता है वो परेशानियों के साथ देता है। आपका नवांश में भी चंद्रमा देखिएगा, द्वादश भाव में द्वादशेश के साथ है, जो फिर से एक इंडिकेशन है कि व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर तरक्की करता है, यानी जहां उसकी जन्म स्थली है उससे कहीं दूर जाकर ज़्यादा तरक्की जीवन में करेगा। अब चंद्रमा के ऊपर प्रभाव बहुत सारे ग्रहों का है। सूर्य, मंगल, बुध और शनि, ये 4 ग्रह कुंडली के 6ठे घर में बैठे हुए हैं और ये चारों ही ग्रह कुंडली में चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा को जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव द्वादश भाव में पीड़ित करता है तो ये व्यक्ति को फिकल माइंडेड बनाता है। व्यक्ति की सोच में समय समय पर बदलाव देता है। ये कर लूं, वो कर लूं, किसी एक चीज पर स्थिर ना रहना, बात को बार बार सोचना, काम को स्थिर रूप से ना करना। उनको समय समय पर मोटिवेशन चाहिए कि तुम्हें जो करना है उस पर टिक कर काम करो, उससे भ्रमित मत हो। परेशानी आ गई, मान लो 2, 4, 6 महीने की परेशानी आ गई, उससे भटक गए, निकल गए, दूसरा काम करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिरता का अभाव चंद्रमा देता है, क्योंकि शास्त्र कहता है चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा आपके मन का कारक है और मन का कारक ग्रह इस प्रकार से पीड़ा में हो तो अच्छा नहीं माना जाता। वहीं ये प्रोफेशनल लाइफ का है तो क्या करेगा, अप्स एंड डाउन इन प्रोफेशन देगा। आपके करियर में अप्स एंड डाउन होगी, कभी काम अच्छा होगा, कभी काम बुरा होगा, कभी नौकरी लगेगी, कभी छूटेगी और उस पर कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता जिम्मेवार होगी। अब बात करता हूं मैं आपसे शुक्र के बारे में। 4थे घर में बैठा है शुक्र और दिग्बली होके बैठा है। दिग्बली मतलब इस प्लेनेट ने लगन का मालिक होके 4थे घर में दिग्बल प्राप्त किया। भूमि, जमीन, जायदाद, रहने कहने का सुख, वाहन सुख आपको ये घर परिवार से मिलेगा। अच्छी आयु, अच्छे स्वास्थ्य का ये घोतक है। बृहस्पति केतु कुंडली के 5म भाव में है। अब बृहस्पति 3 और 6 का मालिक है। स्थान तो बृहस्पति के गलत हैं। 2 खराब स्थानों का मालिक बृहस्पति राहु केतु एक्सेस में 5म भाव में जब आए तो एजुकेशनली व्यक्ति को समस्या देता है। आपके एजुकेशन में भटकाव होना, आप एजुकेशन में ठीक प्रकार से मन नहीं लगा रहे हैं, आपका विवेक, आपकी बुद्धि एक जगह युत होकर काम नहीं कर पा रही है, वैसे कॉम्बिनेशंस ये प्लेनेट दे रहा है। 6ठे घर में सूर्य, 11वें का मालिक जब अपने से अष्टम में बैठा हुआ हो तो इसको कहते हैं व्यक्ति अपने लाभ को स्वयं लात मार लेता है या दूसरे व्यक्ति विशेष उसका लाभ छीन लेते हैं।
या दूसरे लोग उसके काम की वाहवाही लूट लेते हैं। काम आपने करा है, वाहवाही किसी और को मिल रही है, यश नहीं मिल रहा है आपको। ये वो सूर्य का योग है। मंगल इस कुंडली में धन भाव और सप्तम का मालिक होकर छठे घर में है। धनेश का छठे घर में जाना अपनी दशा अंतरदशा में पैसे के कारण परेशानी दे सकता है। गलत जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पैसे को दूसरी जगह लगा दिया, वहां पैसा खराब हो गया आपका या डूब गया, ऐसा। अब सप्तमेश जब अपने से छठे में पहुंच रहा है 12वें में, तो ये कॉम्बिनेशन भी एक खराब है। ये मैरिड लाइफ वाइज अच्छा योग नहीं माना जाता, क्योंकि ये सब प्लैनेट चंद्रमा से सप्तम भाव में, चंद्रमा से सप्तम भाव में तीन तीन अशुभ ग्रहों का होना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये विवाह में देरी के साथ साथ हस्बैंड वाइफ के बीच में परेशानी, डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम देने में सक्षम है। इसका निदान सिर्फ यही है कि आप कुंडली मिलान करके विवाह करें। लड़की की कुंडली में देखें कहीं ऐसे योग तो नहीं है। अगर उसकी कुंडली में ऐसे योग नहीं है तो विवाह चल जाएगा, गुण मिलान के चक्कर में ना पड़े। बुध भाग्येश और द्वादशेश होकर छठे घर में, यानी भाग्य का मालिक और 12वें का मालिक भी छठे में। फिर से इंडिकेशंस आया है कि दूर स्थान से जुड़कर फायदा हो जाएगा। भाग्य बनाने के लिए बहुत मेहनत होगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, टूर ट्रैवलिंग्स करने पड़ेंगे, तो आपको फायदा मिलेगा। अब मंगल, शनि, बुध और सूर्य ये सब मिलकर बना रहे हैं छठे घर में एक राजयोग। राजयोग भी है, धन योग भी है, लेकिन ये 6th हाउस में बनता है। इसका मतलब है बहुत अधिक कठिन प्रयासों के बाद आपको जीवन में तरक्कियां मिलेंगी, क्योंकि यहां पर प्लैनेट जो बैठे हैं वो सब छठे घर में है। अब जैसे योग कारक शनि है, चौथे और पंचम का मालिक बैठा तो छठे घर में है, एजुकेशन दे रहा है, टेक्निकल एजुकेशन करा रहा है, पढ़ाई भी कराएगा, लेकिन अधिक प्रयासों के बाद पढ़ाई कराएगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एडमिशन दिला देगा आपको, टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन दिला देगा, लेकिन ये सब चीज़ों की पूर्ति बहुत टफ हो जाएगी आपके लिए। यानी कि आपकी शिक्षा या आपके कोई भी कार्य हैं वो बहुत आसानी से संपूर्ण नहीं होंगे। धन योग है, राजयोग है, वो अपनी जगह अलग है, लेकिन उसका फल आसानी से नहीं मिल रहा। आपको अपने हाथ में ही लेकर खोदने का औजार, खुद ही उसको खोदना है, खुद ही उसको निकालना है, खुद ही उसका इस्तेमाल करना है, वो सब कुछ यहाँ है। पढ़े पढ़ाए आपको कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए, ये तो बात आई। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके हॉरोस्कोप के कॉम्बिनेशंस हैं। जब आप, एक तो होता है घर परिवार से मकान बनना, पापा ने गाड़ी दे दी, पापा ने पैसे दे दिए। एक होता है स्वयं के बल पर कुछ करने की बात, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और वो एफर्ट्स आपके साकार होंगे, लेकिन करने पड़ेंगे पहले। तो ये तो एक हॉरोस्कोप्स के प्लैनेट्स की बात हो गई। कोई भी ग्रह कुंडली में अच्छा है बुरा है, वो जब तक अच्छे और बुरे फल नहीं देगा जब तक उसकी दशा नहीं आएगी। जैसे मैं बात करूं मैं राहु की, आपको राहु की महादशा चल रही है। राहु कहाँ है? 11th हाउस में, गेन के हाउस में राहु सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। यानी राहु कहता है कि यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको गेन होगा, लेकिन ये राहु सूर्य की राशि में है और सूर्य बैठा छठे घर में। अब गेन प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कठिन तपस्याएं करनी पड़ेंगी, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जब छठे घर में प्लैनेट हो और राहु जैसे ग्रह से संबंधित दशाएं हों तो व्यक्ति लापरवाह का शिकार हो जाता है। लापरवाही के कारण अपनी शिक्षा में नुकसान कर लेता है, इधर उधर भटक जाता है, इधर उधर भ्रमित हो जाता है, जिसके कारण उसका माइंड सेट नहीं हो पाता। और उसमें आपका राहु भी जिम्मेवार हो रहा है, उसमें आपका चंद्रमा तो बहुत ही जिम्मेवार है। अब नवंबर 20 से जो है, इससे पहले थी आपको राहु में बुध, बुध छठे घर में शिक्षा का कारक है, राहु से अष्टम में बुध बैठा हुआ है। अब आ गई राहु में केतु की दशा, केतु षष्ठेश बृहस्पति के साथ पंचम भाव में है। यानी बुद्धि को लेकर स्थिरता आगे वाले समय में भी अच्छी नहीं दिख रही। आप अगर किसी पढ़ाई को कर रहे हैं तो उस पढ़ाई में भी पूर्ण तरीके से मन ना लगना और परेशान होना, वो सब भी यहाँ दिखाई देता है। अभी 1 साल इस व्यक्ति के जीवन में कठिन है, यानी 2021 के अंत तक का जो समय है वो आपके जीवन में मुझे कठिन दिखाई देता है। उसमें आप अपने माइंड को सेट करके चलिए, भटकिए मत, स्थिरता रखिएगा, तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी। क्योंकि उसके बाद आएगी राहु में शुक्र, दिसंबर 21 से शुक्र 4th हाउस में लग्नेश होकर बैठा। इसका मतलब है राहु में शुक्र की जो दशा है, क्योंकि शुक्र यहाँ लग्नेश होकर दशम को देखता है, राहु में शुक्र आपको सोर्स ऑफ इनकम देगा, आपको पैसा कमाने के लिए मौका देगा राहु में शुक्र। तो ये तो थी एक दशा की बात, क्योंकि दिसंबर 21 से दिसंबर 24 तक चलेगा राहु शुक्र। आपके कुछ सवाल हैं? जॉब या प्रोफेशनल बनूं,
कौन सा ज़्यादा बेटर है, कब से कमाना चालू करूंगा। 2021 के बाद कमाई के काफ़ी अच्छे स्रोत इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अभी आपकी लाइफ में तो मैं कह सकता हूं अगर कोई काम आपको मिल भी गया तो वो आपकी लाइफ में स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, 2021 के बाद राहु में शुक्र की दशा आएगी, वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी। हो सकता है आपको घर से कहीं दूर जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, जन्म स्थान से दूर जाके काम करने का मौका मिले। नौकरी के लिए मैं ज़्यादा कहूँगा, मैं व्यवसाय के लिए अभी आपसे यहाँ मुझे कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे। मैरिज कब होगा, मैरिड लाइफ कैसा होगा, वाइफ कैसी होगी। मैरिड लाइफ तो यहाँ मैरिज में तो डिले दिखी गया है, वो मैंने आपको बता ही दिया था। बाकी मैरिड लाइफ वाइज प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस हैं, बाकी इसको सॉल्व करने के लिए पत्नी की कुंडली अवश्य देखें। अब बात आती है नवांश कुंडली की। नवांश कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है। लगन का मालिक सप्तम में बैठ के वापस देख रहा है, बृहस्पति सप्तमेश है, कहीं ना कहीं पत्नी जो भी आएगी वर्किंग होगी, आपको सहयोग करने वाली होगी, धन कमाने वाली होगी। बाकी उनकी कुंडली से ही पता लगेगा सब कुछ कि बाकी वो स्त्री कैसी है, क्या है, कैसा उसका जीवन है। मैरिज कब होगी, राहु में शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु में गुरु। ज़्यादा बेहतर समय आपकी शादी का बृहस्पति में बृहस्पति की दशा कब आ रही है, 2028 से 30 के बीच में। उस समय ही आप अपनी शादी कीजिएगा, तब तक करियर में सेटल होइएगा अच्छी तरीके से। कितना धन कमा पाऊंगा, करोड़पति बन पाऊंगा क्या? मेरे हिसाब से अगर घर परिवार की संपत्ति प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो आप वर्तमान में भी करोड़पति हैं। ऐसी स्थितियां मुझे आपके हॉरोस्कोप से दिखती हैं। बाकी आप स्वयं के बल पर करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन इसमें भी लगेगा बहुत ज़्यादा समय। मम्मी पापा के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, आप अपनी मानसिकता को सुधारिए। हर व्यक्ति विशेष आपके लिए खड़ा हुआ है, हर व्यक्ति विशेष आपके फेवर में है, आपके लिए पॉजिटिव है। आप अपनी मानसिकता को नेगेटिव मत कीजिए, बाकी सब आपके लिए ठीक है। और क्या क्या बुरा हो सकता है, कोई बुरा नहीं हो सकता। मानसिकता को प्रबल करने के लिए मुश्किल से 3 या 4 उपाय बताऊंगा, अगर वो लगातार कर लिए तो आप देखना आपके जीवन में बहुत राइज होगा। पन्ना पहने हुए हैं लिटिल फिंगर में और गोमेद पहने हुए हैं मिडिल फिंगर में, क्या करना चाहिए? देखिए, राहु केतु से संबंधित रत्न मैंने अपने पूरे कार्यकाल में आज तक किसी को नहीं बताए। राहु केतु छाया ग्रह हैं, छाया पिंड हैं, राक्षसी ग्रह हैं। इनसे संबंधित स्टोन पहनना ठीक नहीं। जो भी स्टोन पहनिएगा वो नवग्रहों में से किसी का पहनिएगा। जैसा आपने पन्ना पहना हुआ है, ठीक है, आप पन्ना पहनिए, गोमेद पहनने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। उपाय, अब बात करते हैं उपाय की। देखिए, निश्चित रोजाना आपको क्या क्या करना है वो मैं बताऊंगा। आप पूजा करने बैठिए, एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, उस जल के अंदर एक लाल रंग का फूल डालिए, कोई गुलाब का फूल या कोई अन्य लाल फूल डालिए, थोड़ा सा उसमें रोली डालिएगा, उस लोटे को अपने पास रखिएगा, नहा धोकर बैठिएगा पूजा के स्थान पर। सबसे पहले भगवान गणेश की स्तुति कीजिए, जिसको हम कहते हैं संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ, उसका लिंक मैं आपको दूंगा। दूसरा, रुद्रा अष्टकम का पाठ कीजिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र में 8 श्लोक हैं, रुद्राष्टकम में भी 8 श्लोक हैं, दोनों का करने का तरीका मैं आपको भेजूंगा, वैसे कीजिएगा। और अंत में तीसरा उपाय है, रोजाना गायत्री मंत्र की माला का एक जाप कीजिएगा। एक माला गायत्री मंत्र आपको रोजाना जपना है, पहले संकट नाशन गणेश स्तोत्र, रुद्राष्टकम और गायत्री मंत्र। अगर आपने ये उपाय लगातार करे तो आप देखिएगा आपके अंदर की बहुत सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आप नकारात्मकता से बचेंगे, आपके जो कार्य बंधे हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, वो सब धीरे धीरे सुधरते चले जाएंगे। उपाय लगातार करना होगा, 1, 2, 4, 3, 4 महीने के उपाय से काम नहीं चलेगा। लगातार करिए, लंबे समय तक उपाय करिए, जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और साथ ही साथ मन के अंदर स्थिरता सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्थिर रहना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस हॉरोस्कोप में बहुत कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो व्यक्ति को स्थिर नहीं रहने देंगे। उन स्थिरता को कैसे रखना, उसका उपाय भी रखना है और अपने मन में विचार करना है कि मुझे भटकाना नहीं है, मुझे अपने एक ही टारगेट पे लग के आगे जीवन में तरक्की हासिल करनी है। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।